हेलो, वेलकम टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, जहां हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे इंटेंस और ग्रिपिंग स्टोरीज के बीच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी जहां फैमिली, बिट्रेयल और सर्वाइवल का अल्टीमेट मिक्स है, जहां हर कैरेक्टर के डिसीजंस आपको शॉक, सस्पेंस और एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट देंगे। ये कहानी है ओलिविया की, जो अपनी माँ के डार्क सीक्रेट्स, एक डेंजरस कल्ट और अपनी इनर स्ट्रेंथ का सामना करती है। हर मोमेंट पर आपको लगेगा कि आप भी वहां खड़े हो, फील कर रहे हो और हर ट्विस्ट का हिस्सा हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक लाइवली पार्टी से, जहां एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी स्टीव गेस्ट्स को वेलकम कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी नजर पड़ती है ब्रायन और रिबेका पर। स्टीव उनके पास जाता है और एक इनवॉइस का इशू उठाता है। ब्रायन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन स्टीव मानने को रेडी नहीं होता। वो और पैसे डिमांड करता है। सिचुएशन धीरे धीरे ऑकवर्ड से टेंस होती जाती है। ब्रायन गुस्सा हो जाता है और मैनेजर बुलाने की बात करता है, जबकि रिबेका सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती है। लेकिन स्टीव लाइन क्रॉस कर देता है। वो रिबेका पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करना शुरू कर देता है। अब ब्रायन डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन स्टीव रुकता नहीं। उसका मॉकिंग बिहेवियर और अग्रेसिव हो जाता है। फाइनली रिबेका डिसाइड करती है कि वो ऑफिस में जाकर मैटर सॉल्व करेगी, जबकि ब्रायन बाहर अपनी छोटी बेटी ओलिविया के साथ रुकता है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पिज्जा देता है ताकि उसका ध्यान हट जाए, लेकिन अंदर चीजें बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। स्टीव रिबेका की इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाता है। वो उसे मैनिपुलेट करना शुरू करता है। एक तरफ वो एक बच्चे को एंटरटेन कर रहा होता है और दूसरी तरफ रिबेका अपनी मैरिड लाइफ की स्ट्रगल्स कन्फेस कर रही होती है। स्टीव सटली उसे जज करता है, कहता है कि शायद रिबेका ने आज ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और यहीं से सिचुएशन और डार्क हो जाती है। बाहर ब्रायन को रियलाइज होता है कि रिबेका काफी देर से वापस नहीं आई, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच छोटी ओलिविया भी इधर उधर चलती हुई अंदर पहुंच जाती है, और जो वो देखती है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। रिबेका और स्टीव के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन चल रहा होता है। जैसे ही ओलिविया उन्हें देख लेती है, स्टीव का रिएक्शन वायलेंट हो जाता है। सब कुछ एक सेकंड में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और फिर एक स्ट्रगल के दौरान स्टीव की डेथ हो जाती है। साइलेंस, शॉक, फियर। रिबेका पैनिक में आ जाती है। वो ओलिविया को कहती है कि जो हुआ है वो किसी को नहीं बताना, कभी भी नहीं। ये एक ऐसा सीक्रेट बन जाता है जो माँ और बेटी के बीच हमेशा के लिए बंधन भी बन जाता है और बोझ भी। टाइम स्किप। अब ओलिविया बड़ी हो चुकी है। एक लाउड और कियोटिक पार्टी में वो अपनी लाइफ एंजॉय करने की कोशिश कर रही होती है। वो डेरिक नाम के लड़के के साथ एक शॉर्ट मोमेंट शेयर करती है, एक किस। लेकिन उसकी फ्रेंड सोफी बीच में आ जाती है और नाइट एंड कर देती है। सोफी कैजुअली रिवील करती है कि वो ओलिविया की मदर रिबेका के कांटेक्ट में है, और ये बात ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका गुस्सा फिर से उभर आता है। वो अपनी माँ के कॉल्स इग्नोर करती है। उसे लगता है कि बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी हैं। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया रेडी नहीं है। फिर भी वो दोनों डिसाइड करती हैं कि पहले थोड़ी और ड्रिंक्स हो जाएं, फिर निकलेंगी। नेक्स्ट सीन, हैंगओवर के साथ सोफी ओलिविया को जबरदस्ती उठाती है और दोनों अपनी राइड की तरफ जाती हैं। उन्हें एयरपोर्ट जाना होता है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिप के लिए। रास्ते में सोफी डेरेक का मजाक बनाती है, जबकि ओलिविया अपनी माँ के लिए अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट फील करती रहती है। सोफी उसे पुश करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम से भागने के बजाय उनका सामना करे। फाइनली वो एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां भी ड्रामा उनका इंतजार कर रहा होता है। सोफी एक फ्लाइट एजेंट को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन एजेंट काम रहने को कहता है और एंट्री डिनाई कर देता है। सोफी का गुस्सा फट पड़ता है और ओलिविया सिर्फ खड़ी होकर इस केओस पर हंस रही होती है। फ्लाइट मिस हो जाती है, तो दोनों डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें 8 घंटे का लॉन्ग ड्राइव करना पड़ेगा। सोफी सजेस्ट करती है कि स्पीड करके जल्दी पहुंच सकते हैं, और कैजुअली ओलिविया की इनहेरिटेंस मनी का जिक्र करती है टिकट्स के लिए। जब वो ड्राइव स्टार्ट करने वाली होती है, ओलिविया का फोन रिंग करता है। रिबेका का वॉइसमेल। उसकी आवाज में डेस्परेशन होती है। वो ओलिविया से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो सिर्फ उनके बॉन्ड के लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये मैसेज ओलिविया के इमोशंस को और कंफ्यूज कर देता है। सोफी पूछती है कि ओलिविया ने अपनी माँ को लास्ट टाइम कब देखा था, और ओलिविया सच बताती है। उसकी माँ उसे सालों पहले छोड़कर चली गई थी, और ये सब हुआ था उसके फादर की डेथ के बाद। वो याद करती है कैसे उसकी माँ बिना पीछे देखे ड्राइव करके चली गई थी, एक ऐसा मोमेंट जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ओलिविया एंजाइटी फील करती है, तो सोफी उसे ग्राउंडिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करती है। फोकस करो, जो चीजें तुम देख सकती हो उन्हें नाम दो। ओलिविया अपने आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू करती है, अपने रेसिंग थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। और इसी बीच उनकी जर्नी एक और अजीब डायरेक्शन लेने वाली होती है। एक आदमी, एंडी, अपनी न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करता है। कर्टिस नाम का एक और बंदा ग्रुप को गाइड कर रहा होता है। वो कहता है कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स अडॉप्ट करो जो तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर देंगे। ओवन इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप को ट्रूथ का एम्बॉडीमेंट डिक्लेयर करता है। कर्टिस उसे कमांड देता है कि अब एक नए इंसान की तरह बिहेव करो और बैठो। और यहीं से स्टोरी एक और मिस्टीरियस और साइकोलॉजिकल टर्न लेने वाली होती है। सीन कंटिन्यू होता है जहां एक और मेंबर, जोएन,
को उसके जर्नी के लिए एक वर्ड दिया जाता है, करेज। उसे बताया जाता है कि जो वो ढूंढ रही है वो उसके बहुत करीब है, बस उसे अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है। इसी बीच ओलिविया की माँ रिबेका एक नया रास्ता चूज करती है, फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम सच में आज़ादी है या एक नया ट्रैप, ये अभी क्लियर नहीं होता। कर्टिस, जो इस ग्रुप का लीडर है, ओलिविया को स्टेज पर बुलाता है। ओलिविया हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाती है। और फिर एक शॉकिंग रिवील होता है। कर्टिस अनाउंस करता है कि वो एक्चुअली ओलिविया का स्टेपफादर है। ये सुनते ही ओलिविया का रिएक्शन इंस्टेंट होता है, शॉक, डिस्गस्ट और डिसबिलीफ। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ इतनी दूर कैसे चली गई। कर्टिस फिर एक स्पीच देता है। वो कहता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी एक बॉन्डेज है, एक ऐसी जेल जहाँ लोग अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप लोगों को एक नई लाइफ देता है, रीबर्थ। वो क्लेम करता है कि यहाँ हर इंसान अपने आप को दोबारा क्रिएट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि वो सब गॉड्स बन सकते हैं। आयरनी ये है कि क्राउड खुद ही लाउडली चैंट करता है कि ये कोई कल्ट नहीं है, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहे हो। सोफी, जो ओलिविया की फ्रेंड है, उसे कर्टिस का पर्सनैलिटी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ओलिविया के लिए ये सब एक डेंजरस गेम लग रहा होता है। उसे लगता है कि कर्टिस का इन्फ्लुएंस टॉक्सिक है और वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा उसे दर्द होता है ये देखकर कि उसकी माँ अपना पैसा और अपनी जिंदगी इस आदमी पर वेस्ट कर रही है। रात होती है और ग्रुप एक रिचुअल की तैयारी करता है। रिबेका अनाउंस करती है कि सब अपने मास्क जला दें, सिंबॉलिकली अपनी पुरानी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दें। ओलिविया कंफ्यूज होती है और अपनी माँ से पूछती है कि ये सीक्रेट मैरिज क्या है। रिबेका कामली बताती है कि अब उसका नाम भी चेंज हो चुका है, जैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी को कंप्लीटली इरेज कर दिया हो। कर्टिस ओलिविया को इनकरेज करता है कि वो बस ऑब्जर्व करे, जज ना करे। वो चाहता है कि ओलिविया खुद देखे कि वो लोगों की लाइफ कैसे चेंज करता है। लेकिन सोफी क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन मोड में चली जाती है। वो ग्रुप के बैकग्राउंड को चेक करती है और एक अजीब बात नोटिस करती है, कर्टिस का कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोफी लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने पहले कभी इस ग्रुप के बारे में सुना है, और तभी सिचुएशन सडनली इंटेंस हो जाती है। जोएन, जो पहले करेज के बारे में सुन रही थी, अचानक ब्रेक डाउन कर देती है। वो चिल्लाती है कि वो ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकती। उसे गिल्ट फील हो रहा होता है कि वो अपने ग्रैंडसन की बर्थ मिस कर चुकी है। लेकिन कर्टिस उसे कंफर्ट नहीं करता, बल्कि उसे मैनिपुलेट करता है। वो उसे कन्विंस करने लगता है कि उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, जैसे उसकी पूरी आइडेंटिटी को इरेज किया जा रहा हो। रिबेका भी उसे पुश करती है कि वो ये साइकिल ब्रेक करे। कर्टिस डिमांड करता है कि जोएन रियलाइज करे कि वो सीन है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। लेकिन जोएन सिर्फ घर जाना चाहती है। वो कहती है कि उसका फैमिली उसे छोड़ गया, और कर्टिस इस ट्रॉमा को भी ट्विस्ट कर देता है, उसे एक रिबेलियन का नाम दे देता है। वो फॉलोअर्स को इनकरेज करता है कि वो अपने अंदर के डार्क इंपल्सेस को फॉलो करें, जो भी फील हो उसे रोके नहीं, और कहता है कि इसी तरह वो अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। इस सब के बीच ओलिविया क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है, कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड और इमोशनली ड्रेन्ड। कर्टिस उसके पास आकर बैठता है और कैजुअली बात करता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वो कहता है कि उसका ड्रामेटिक स्टाइल एक्चुअली इंटेंशनल है, ताकि लोग एंगेज रहें। वो अपने कार्टून अवतार का भी एक्सप्लेनेशन देता है कि वो उसकी कैमरा शाइनेस हाइड करता है। और जब ओलिविया उसे डायरेक्टली पूछती है कि ये सब एक कल्ट लग रहा है, कर्टिस तुरंत डिनाई करता है। वो कहता है कि रियल कल्ट्स लोगों को फोर्स करते हैं, यहाँ लोग खुद स्टे करते हैं। और वो रिबेका की एग्जाम्पल देता है, उसकी बिलीफ को प्रेस करता है। लेकिन ओलिविया के लिए उसकी माँ अब एक स्ट्रेंजर बन चुकी है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कर्टिस उसकी माँ की पुरानी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने से कंप्लीटली रिफ्यूज करता है, जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर कर्टिस ओलिविया को चैलेंज करता है कि वो अपनी लाइफ में स्पेक्टेटर बनना बंद करे, डिसीजंस ले, रिस्क्स ले और अपने आप को डिस्कवर करे। वो सजेस्ट करता है कि ये वीकेंड उनके रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर सकता है। रात और हैवी हो जाती है। ओलिविया अकेली बैठी रो रही होती है। उसके हाथ में एक ब्लेड होता है। उसका माइंड कंप्लीटली अनस्टेबल हो चुका होता है। वो अपनी स्क्रीम को भी सप्रेस करती है, जैसे उसके अंदर का पेन बाहर नहीं आ रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और शॉकिंग चीज होती है। ओलिविया अपनी माँ को इंजर्ड देखती है, ब्लीडिंग, जैसे कल रात का रिचुअल कुछ ज्यादा ही इंटेंस था। ब्रेकफास्ट टेबल पर रिबेका एक मैसेज रीड करती है कर्टिस का। वो लिखता है कि उसकी एब्सेंस एक्चुअली उनकी ग्रोथ के लिए है, ताकि अब वो लोग खुद अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करें। एंडी डिसाइड करती है कि अब वो फाइनली अपनी वॉइस यूज करेगी, और जोएन अपनी इंजरीज को हीलिंग का पार्ट समझ रही होती है, जैसे पेन ही प्रोग्रेस हो। ओलिविया सार्कास्टिकली कहती है कि वो अब लोगों की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन अंदर से वो सब कुछ क्वेश्चन कर रही होती है। और फिर रिबेका कैजुअली रिवील करती है कि वो कर्टिस के साथ सो चुकी है, लेकिन उसके लिए ये कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, बल्कि एक पावर एक्सरसाइज है। और यहीं पर ओलिविया के लिए सब कुछ और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। ओलिविया अपनी माँ की बात सुनकर कंप्लीटली डिस्गस्ट फील करती है। उसे लगता है कि ये सब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। वो पैनिक मोड में अपनी कीज ढूंढने लगती है, बस वहाँ से निकलना चाहती है।
गुस्से में वो अपनी माँ के पास्ट को याद करती है। वो कहती है कि रेबेका हमेशा से अनस्टेबल रही है, कभी रैंडम लोगों के साथ फ्लर्ट करना, कभी अजीब स्कैम्स प्रमोट करना, जैसे उसकी लाइफ कभी स्टेबल थी ही नहीं। सोफी उसे काम करने की कोशिश करती है। ब्रीथ, रिलैक्स, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वो ओलिविया को कहती है कि अपनी माँ को उस जगह पर समझने की कोशिश करो जहाँ वो अब है, लेकिन ओलिविया के लिए ये इजी नहीं है। वो एडमिट करती है कि उसकी माँ ने कभी उसे फिजिकली हर्ट नहीं किया और वो यूजुअली डायरेक्ट झूठ भी नहीं बोलती। फिर भी सबसे डेंजरस चीज ये है कि रेबेका अपने आप से झूठ बोलती है और शायद वही उसे यहाँ तक ले आया है। ओलिविया क्वाइटली सुन रही होती है जब रेबेका फाइनली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, ये ग्रुप एक कल्ट जैसा ही है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसे वो खुद भी कंफ्यूज होके वो क्या कर रही है। रेबेका ओलिविया से पूछती है, तुम अपनी लाइफ से एक्चुअली चाहती क्या हो? ये सवाल ओलिविया को अंदर तक हिला देता है। बाहर खड़ी रेबेका उसे कहती है, अपने सेंसेस पर ट्रस्ट करो। शुरू में ओलिविया लॉस्ट फील करती है, जैसे उसे कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सराउंडिंग्स को फील करना शुरू करती है। हवा, आवाज, जमीन, और बिना सोचे समझे वो एक नदी की तरफ चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो अपने अंदर के नॉइज को कम्प्लीटली शट कर देती है और पहली बार उसे एक स्ट्रेंज सा कंट्रोल फील होता है। ग्रुप के लोग उसे प्रेज करते हैं जैसे उसने कोई अचीवमेंट कंप्लीट की हो। जोएन एक्साइटेड होकर उसे कांग्रेचुलेट करती है कि ओलिविया फाइनली कॉन्फिडेंट हो रही है। ओलिविया खुद भी एडमिट करती है कि उसे पावरफुल फील हो रहा है। रेबेका उस मोमेंट में रिग्रेट एक्सप्रेस करती है कि ओलिविया ने उसका वो पर्सनल मोमेंट देख लिया था, लेकिन अब शायद उसके लिए बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुका है। इसी बीच एंडी अपना सेंसरी टास्क ट्राई करता है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है। ब्लाइंडफोल्ड के साथ उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है कि ये इनफ नहीं है, उसे अपनी पुरानी लाइफ का पेन फील करना है, जैसे वो अपने आप को टॉर्चर करना चाहता हो। सीन शिफ्ट होता है। कर्टिस ओवेन और ओलिविया को एक रूम में देख लेता है। वो ओवेन की बात को इग्नोर कर देता है और ओलिविया को अलग कर देता है। वो उसे बान की तरफ भेजता है और खुद उसके साथ यूटिलिटी शेड तक जाने का डिसाइड करता है। वहाँ कर्टिस ओवेन से पूछता है कि उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है और कहता है कि उसकी रियल जर्नी आज रात शुरू होगी। फिर अचानक कर्टिस एक और शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है कि वो ओलिविया की माँ को पहले से जानता था और वो उसके पास्ट के बारे में बात करता है। एक पेनफुल मेमोरी, ओलिविया के इन्फेंट ब्रदर की डेथ। कर्टिस उस ट्रैजिक एक्सीडेंट को मर्डर कहकर लेबल करता है। ये सुनकर ओलिविया का माइंड कम्प्लीटली शेक हो जाता है। रेबेका बीच में आकर सिग्नल देती है कि रिचुअल स्टार्ट होने वाला है और सब लोग एक डार्क आइसोलेटेड जगह की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कर्टिस रुकता नहीं। वो ओलिविया पर प्रेशर डालता रहता है कि वो एक्सेप्ट करे कि उसने अपने भाई को मारा था और उसकी माँ ने ये सीक्रेट उसे बचाने के लिए छुपाया। ये पूरे साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा लगता है। ओलिविया डिफेंसिव हो जाती है, कंफ्यूज्ड, एंग्री, ब्रोकन। और फिर सब कुछ और डार्क हो जाता है। एक अंधेरी शेड के अंदर एक मास्क्ड आदमी अचानक सामने आ जाता है, क्लाउन जैसा मास्क, हाथ में नाइफ। वो ओलिविया को थ्रेटन करता है कि चुप रहे। वो कहता है कि वो स्पेसिफिकली उसका वेट कर रहा था। फिर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो भी इस कल्ट का एक फॉलोअर है, लेकिन अब डिसइल्यूजन्ड है। उसे लगता है कि ओलिविया को अनफेयर एडवांटेज मिला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेबेका की बेटी है, और अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए वो ओलिविया को मारना चाहता है। फाइट स्टार्ट होती है, वायलेंट, कियोटिक, डेस्परेट। ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करती है। वो चिल्लाती है, सोफी को बुलाती है। अटैकर कहता है कि ये सब एक स्पिरिचुअल टेस्ट है। वो अपनी सैक्रिफाइसेस का जिक्र करता है, लेकिन फाइट के बीच ओलिविया अपर हैंड ले लेती है और फिर एक कोल्ड मोमेंट आता है। वो उस आदमी को कहती है, मैं पहले भी किसी को मार चुकी हूँ, और बिना हेजिटेशन के वो उसकी लाइफ एंड कर देती है। साइलेंस, हैवी ब्रीदिंग, शॉक। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज अब होती है। कर्टिस वहां खड़ा सब देख रहा होता है और वो क्लैप करता है जैसे ये सब एक अचीवमेंट हो। वो कहता है कि ये अटैक प्लान्ड था, एक इनिशिएशन, एक टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग इस वायलेंस ने ओलिविया का ट्रू नेचर अनलॉक कर दिया है। रेबेका भी वहां होती है और वो इस सब को इग्नोर करके अपनी बेटी पर प्राउड फील करती है। ओलिविया के लिए ये मोमेंट सब कुछ क्लियर कर देता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब एक सिक सेटअप था और उसकी माँ अब उस रियलिटी का हिस्सा बन चुकी है। रेबेका कामली कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो ट्रूथ के मोमेंट्स थे, लेकिन ओलिविया के लिए ये सिर्फ एक चीज प्रूव करता है कि सच और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन कब का क्रॉस हो चुकी है। कर्टिस एक और शॉकिंग रिवील करता है। वो बताता है कि ओवेन को ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। वो बेचारा जंगल में पड़ा होता है, सेडेटिव के इफेक्ट में, बिल्कुल हेल्पलेस। दूसरी तरफ सोफी ओलिविया को ढूंढ रही होती है। उनकी फ्लाइट का टाइम क्लोज आ रहा होता है। डेरेक उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, टाइम वेस्ट करता है, लेकिन ओलिविया को कोई पता नहीं। सोफी फ्रस्ट्रेट होती जा रही होती है और जब डेरेक उसका अटेंशन लेने के लिए स्नैप करता है, ओलिविया बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे वो मेंटली कहीं और चली गई हो। सोफी सार्कास्टिकली उसकी ब्रोकन रिलेशनशिप का मजाक भी बनाती है, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। वापस कर्टिस ओलिविया को कमांड करता है, ब्रीथ, अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें रिलीज करो। वो उसे पुश करता है कि वो अपने अंदर के कियोस का सामना करे और फिर सब कुछ इंटेंस हो जाता है।
ओलिविया को अपने दिमाग में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, एक लाफिंग क्राउड, जैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। उसकी विजन ब्लर होने लगती है और उसके पास्ट के ट्रोमैटिक सीन्स वापस आने लगते हैं। रिबेका, स्टीव, वो हॉरिफाइंग मोमेंट, सब कुछ एक साथ। कर्टिस उसे प्रोवोक करता है, तुम्हारी छोटी वर्जन को क्या चाहिए था जो उसे कभी मिला ही नहीं। ओलिविया अपनी माँ को ढूंढने लगती है अपने ही ब्रोकन माइंड के अंदर, और फिर रिबेका सामने आती है। वो उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अब ओलिविया सिर्फ आंसर्स चाहती है। वो पूछती है, क्या तुमने कभी पापा से सच में प्यार किया था? और जवाब दिल तोड़ देने वाला होता है। रिबेका कहती है, वो मैरिज कभी रियल लव थी ही नहीं। ओलिविया का हार्ट ब्रेक हो जाता है। फिर वो एक और सवाल पूछती है, अभी भी मुझसे प्यार करती हो? और इस बार आंसर और भी ज्यादा कोल्ड होता है। रिबेका कहती है वो फीलिंग अब खत्म हो चुकी है, और क्लेम करती है कि ये कल्ट उन्हें एक नई लाइफ देता है, एक बेटर फैमिली, बेटर कनेक्शन। लेकिन ओलिविया के लिए ये सब एक स्कैम लगता है। वो डायरेक्टली अक्यूज करती है रिबेका और कर्टिस को कि ये सब एक कॉन गेम है। रिबेका डिफेंड करती है कि ये हीलिंग का प्रोसेस है, लेकिन ओलिविया के इमोशंस अब कंट्रोल में नहीं रहते। वो अपनी माँ के फेस पर थूक देती है और उसे बेग करती है, चलो वापस नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, एक लास्ट होप। लेकिन कर्टिस बीच में आ जाता है और रिबेका को रोक देता है कि वो वीक ना पड़े। और यहीं रिबेका एक फाइनल चॉइस लेती है। वो अपनी बेटी के बजाय कल्ट को चूज करती है। ओलिविया के लिए ये मोमेंट सब कुछ तोड़ देता है। उसे अपनी माँ अब सिर्फ पैथेटिक लगती है, और शॉकिंगली रिबेका खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे उसने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली सरेंडर कर दी हो। बाद में रिबेका जब अपने घर जाती है तो एक और सच सामने आता है। वो घर एक्चुअली उनका होता ही नहीं, एक शॉर्ट टर्म रेंटल होता है, और कर्टिस ने फेक नाम यूज किया होता है। मतलब पूरा सिस्टम, पूरा लाइफस्टाइल एक इल्यूजन था, एक झूठ, एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप। दूसरी तरफ ओलिविया अपने रूम में अकेली बैठी होती है, कंप्लीटली ब्रोकन, इमोशनली एग्जॉस्टेड, लॉस्ट। टाइम पास होता है और ओलिविया शहर की स्ट्रीट्स में एमलेसली घूम रही होती है, जैसे उसे कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। लोग उसे देखकर कंफ्यूज होते हैं, कुछ को वो स्कैरी लगती है, कुछ को ऑडली अट्रैक्टिव। हैलोवीन नाइट, ओलिविया डिसाइड करती है कि वो अकेली बाहर निकलेगी। एक नेबर गैरी उसे अप्रोच करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ओलिविया गैरी के घर के पास जाती है और बिना वार्निंग के उसे टेजर से शॉक कर देती है। गैरी चीखता है, पेन में, शॉक के बाद शॉक। ओलिविया कंट्रोल मेंटेन करती है। इवेंचुअली गैरी उसे पहचान लेता है और रिवील होता है कि वो ही कर्टिस है, सेम मैनिपुलेटर, डिफरेंट फेस। वो ट्राई करता है सिचुएशन को हैंडल करने का, चार्म यूज करता है और सच बताता है कि वो कभी रिबेका का हस्बैंड था ही नहीं, सब कुछ एक एक्ट था, एक परफॉर्मेंस, एक मैनिपुलेशन। लेकिन ओलिविया अब उसके वर्ड्स पर बिलीव नहीं करती। वो उसे फिर शॉक देती है, उसकी एक्सक्यूजेस को कट कर देती है। गैरी जस्टिफाई करता है कि उसके विक्टिम्स एक्चुअली खुश होते हैं, उन्हें न्यू आइडेंटिटीज मिलती हैं, एक पर्पस मिलता है। वो ओलिविया को प्रेज करता है कि उसने भी अपनी ऑटोनॉमी प्रूव की है, अपनी पावर दिखा दी है। लेकिन ओलिविया बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती, ना फ्लैटरी ना मैनिपुलेशन, कुछ काम नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज डिमांड करती है, पैसे। गैरी उसका मजाक बनाता है कि वो भी ग्रीडी बन गई है, लेकिन ओलिविया को डाउट होता है कि स्टोलन कैश यहीं कहीं हिडन है। सिचुएशन और डार्क हो जाती है जब गैरी उसके पास्ट का यूज करता है उसे कंट्रोल करने के लिए। वो उसे फुटेज दिखाता है उसके वायलेंट एक्ट का, प्रूफ कि ओलिविया भी अब उसी डार्कनेस का हिस्सा बन चुकी है। और फिर वो कहता है, ये दुनिया ऑब्स्टिकल से भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जर्नी सेल्फ हेल्प 2025 के साथ। अगर आपने फिल्म देखी तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ हॉरर या थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। ओलिविया का स्ट्रगल, कल्ट का साइकोलॉजिकल कंट्रोल और फैमिली टेंशन ऐसे दिखाए गए कि आप हर सीन में सस्पेंस और इमोशन फील करेंगे। लैंड्री बेंडर ने ओलिविया के कैरेक्टर को हार्ट और ग्रिट के साथ पोर्ट्रे किया, और जेक वेबर का कर्टिस ऐसे विलन है जो काम लगता है लेकिन अंदर से चिलिंग है। फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका यूनिक मिक्स ऑफ हॉरर, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा। पीसिंग कभी स्लो हो जाती है और टोन थोड़ी अनइवन लगती है, लेकिन अगर आप इंटेंस साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ पसंद करते हैं तो ये मूवी डेफिनेटली आपको एंगेज करेगी। रेटिंग्स: रॉटन टोमेटोज 82%, IMDb 4.8/10, ड्रेड सेंट्रल 3.5/5। तो अगर आपको सस्पेंस, कल्ट डायनामिक्स और इमोशनल टेंशन पसंद है, सेल्फ हेल्प एक मस्ट वॉच है। अगर आप फास्ट पेस्ड, गोर और जंप स्केयर्स चाहते हो तो शायद ये आपके लिए उतनी परफेक्ट नहीं है। इन शॉर्ट, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी, हार्ट को टच करेगी और एक स्ट्रॉन्ग हॉरर थ्रिलर एक्सपीरियंस देगी। ओलिविया की जर्नी आपको याद रहेगी, एक रिमाइंडर कि समटाइम्स हेल्प योरसेल्फ ही सबसे बड़ी पावर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी की कौन सी सीन सबसे ज्यादा पसंद आई। और ये थी एक कहानी जहां बिट्रेयल, मैनिपुलेशन और इनर पावर का कॉम्बिनेशन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है।
ओलिविया की जर्नी हमें ये दिखाती है कि समटाइम्स सर्वाइवल और एम्पावरमेंट का रास्ता एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरता है और हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसी ही ग्रिपिंग और इमोशनल स्टोरीज हर वीक। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए आप ओलिविया के चॉइसेस के साथ कितना अग्री करते हैं और आपको सबसे शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू के साथ बने रहिए और स्टोरीज का असली मजा लीजिए।